बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 28 ऑफ CS 502। आज हम कवर करेंगे ग्राफ्स जो एक मेजर टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल मैथमेटिकल मॉडल हैं काफ़ी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए। कब जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे और उनके दरमियान हमने कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप, कोई इंटरेक्शन डिफाइन करना होगा तो हम ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो कंप्यूटर में, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, जो हमारे पास वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मैप्स होते हैं, लॉजिक सर्किट्स होते हैं, मैशेस होती हैं, जो डिफरेंट हमारे पास शेप डिस्क्रिप्शंस होती हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होते हैं, ये डिफरेंट जीआईसी प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट्स जिनके अंदर हमें कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी देनी होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास इनमें ग्राफ्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो हम ग्राफ्स को भी पहले स्टडी करेंगे कि ग्राफ्स होते क्या हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे डिफरेंट एल्गोरिदम्स में हम उनको यूज़ करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें ग्राफ को, अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी इज इक्वल टू वी ई, तो उसके अंदर जो हमारे पास वी होता है वो वर्टिसेस होते हैं, या इनको नोड्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो ये सर्कल में लिखे हुए हैं। और हमारे पास जो ई होते हैं ये एजेस होते हैं, यानी इनके दरमियान जो लाइंस हैं जो इनको कनेक्ट कर रही हैं इनको हम एजेस बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ग्राफ होता है। तो बाइनरी रिलेशन ऑन वी, इसको हम एजेस बोलेंगे। जो बाइनरी रिलेशन जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है वो एज होता है। अब ई इज़ अ सेट ऑफ पेयर्स फ्रॉम वी, सेट ऑफ पेयर्स लेता है एज, यानी दो वर्टिसेस मिलेंगे आपस में तब वो ई बनाएंगे। अगर पेयर ऑर्डर्ड है तो हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ होगा, और अगर अनऑर्डर्ड पेयर है यानी उसका कोई ऑर्डर नहीं है तो हम बोलेंगे कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्राफ्स के कुछ एग्जांपल्स गिवन है। तो ये हमारे पास सिंपल एक ग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर कोई मतलब कहानी नहीं है, बस एजेस हैं, वर्टिसेस हैं। ठीक है, ये हमारे पास नोड्स या वर्टिसेस हैं और ये इनके दरमियान एजेस बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ जो होता है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होता है, यानी 1 3 जो है ये एक पेयर होगा, इसके अंदर 3 1 एक पेयर नहीं होगा। यहाँ पर हम 1 3 और 3 1 दोनों पेयर कंसीडर करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम 1 3 कंसीडर करेंगे क्योंकि एज 1 से 3 की तरफ जा रहा है, 3 1 यहाँ पे कंसीडर नहीं हुआ। तो ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसको डायग्राफ भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टी ग्राफ है जिसके अंदर एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस के दरमियान मल्टीपल एजेस हो सकते हैं, और अगर एक एज वर्टिस है उसके ऊपर एक लूप बना हुआ है, सेल्फ लूप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। उसके बाद हमारे पास वर्टिस W जो है वो एडजेसेंट होगा वर्टेक्स V के, यानी दो वर्टेक्स हम कंसीडर कर रहे हैं V और W, वो एडजेसेंट कहलाएंगे अगर उनके दरमियान में एज है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो ग्राफ है उसके अंदर हमारे पास जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 हमारे पास एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। ठीक है, उसके बाद 1 और 2 के साथ जो एज बना हुआ है ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। इसी तरह हमारे पास 1 और 4 एक दूसरे के एडजेसेंट है, इसी तरह 2 और 4 एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो ये हमारे पास जो है ना ग्राफ, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो हम इनके ऑपोजिट 3 1 2 1 4 1 और 4 2 भी कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट एडजेसेंट वर्टिसेस यहाँ पर हैं। तो हमारे पास जो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है उसके अंदर एज जो है उसको इंसिडेंट बोलते हैं उन वर्टिस के ऊपर जिन वर्टिस को वो कनेक्ट कर रहा होता है, जिन वर्टिस के ऊपर उसका एंड पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो E2 है ये हमारे पास इंसिडेंट है 3 वर्टेक्स के ऊपर और 1 के ऊपर। E3 जो है हमारे पास ये 1 वर्टेक्स और 4 वर्टेक्स के ऊपर इंसिडेंट है। E1 जो है ये हमारे पास 1 और 2 के ऊपर इंसिडेंट है। E4 जो है हमारे पास ये 4 और 2 के ऊपर इंसिडेंट है। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि कौन सा एज किन वर्टेक्स के ऊपर इंसिडेंट होता है। तो अगर एक ग्राफ है उसके अंदर नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो उसके वर्टेक्स से निकल रहे हैं तो उन उसको कहते हैं ये आउट डिग्री है उस वर्टेक्स की, और जो नंबर ऑफ एजेस उसके अंदर जा रहे हैं वर्टेक्स के अंदर उनको बोलते हैं इन डिग्री। ठीक है, लेकिन ये इसके लिए डायरेक्टेड ग्राफ होना ज़रूरी होता है। और उसके अलावा हमारे पास जो अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं उसके अंदर बस डिग्री होती है, आउट डिग्री या इन डिग्री का वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। इट इज़ द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स, उस वर्टेक्स पे जितने भी इंसिडेंट एजेस होंगे वो डिग्री होगी। अब इस जगह पे हम देखते हैं ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, यहाँ से 1 जो है इसकी अगर हम आउट डिग्री देखें तो एक एज यहाँ से ये आउट जा रहा है, एक ये आउट जा रहा है, एक ये आउट जा रहा है, तो इसकी आउट डिग्री 3 के बराबर होगी। इसकी इन डिग्री देखें तो एक एज ये इसके अंदर आ रहा है तो ये इसकी इन डिग्री होगी। इसी तरह हम तमाम जो वर्टिसेस हैं उनकी इन डिग्री और डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रूल होता है, वो ये होता है कि जो इन डिग्री होती है वो आउट डिग्री के इक्वल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो इन डिग्री है ये 1 +1 2 +1 3 +3 6 हमारे पास बन रही है टोटल इन डिग्री। ठीक है, और हमारे पास जो आउट डिग्री बन रही है 3 +1 4
प्लस 2 6 प्लस 0 6। तो हमारे पास जो आउट डिग्री है वो भी बन रही है 6। तो हमारे पास जो इन डिग्री आउट डिग्री ओवरऑल जो हमारे पास ग्राफ है उसकी होती है वो इक्वल होती है, जो कि इक्वल टू होती है नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ एजेस बराबर होते हैं इन डिग्री और आउट डिग्री के डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये इन्होंने फार्मूला के मदद से भी बता दिया कि एक डायरेक्टेड ग्राफ है उसके अंदर सम ऑफ इन डिग्रीज होंगी वर्टिस के ऊपर, वो सम ऑफ आउट डिग्रीज के इक्वल होंगी जो कि एजेस के बराबर होंगी। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास ई के इर्द गिर्द जो दो लाइनें लगी हुई हैं इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट ई, यानी टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास कितने हैं। जब अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा उसके लिए हमारे पास इन डिग्री और डिग्री वाली कहानी नहीं है, तो ए की बस डिग्री होगी, उसका जो सम होगा वो 2 ई के बराबर होगा, यानी डबल द नंबर ऑफ एजेस के बराबर होगा। अब पाथ क्या होता है? पाथ इन अ डायरेक्टेड ग्राफ इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, यानी एक सीक्वेंस पाथ होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक वर्टिस है वी नॉट, वी1, वी2। ठीक है, इस तरह हमारे पास डिफरेंट वर्टिसेस बने हुए हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान जो पाथ होता है वो ये होता है कि ये इन दोनों सब के दरमियान एक कनेक्शन चल रहा होता है। वी आई माइनस वन से लेके वी आई एक एज होगा, यानी जहाँ पे v हमारा 1 से लेके k तक जा रहा है, यानी यहाँ पर हमारे पास 1 से लेके k तक अगर v जा रहा है तो v नॉट से भी v1 पे आ जाएगा, इसलिए हम i के साथ साथ i माइनस वन भी कंसीडर कर रहे हैं। 1 माइनस वन जीरो होगा, तो यानी जीरो से एज स्टार्ट होगा और k तक हमारे एजेस जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास vi एक vi माइनस वन और vi एक एज होगा जो कि 1 से लेके k तक होगा, v नॉट से लेके k तक हमारे पास ये एक पाथ बन जाएगा। लेंथ ऑफ पाथ जो होता है ये नंबर ऑफ एजेस के बराबर होता है, जो कि इस सिचुएशन में k के इक्वल होगा। जो वर्टेक्स W है ये रीचेबल है वर्टेक्स से U से अगर उसके अंदर पाथ है। अगर मतलब हम कहें ना कि V2 पर हम V नॉट से रीचेबल है या नहीं, पहुंच सकते नहीं, तो अगर एक पाथ यहाँ से यहाँ तक होगा तो ये रीचेबल है। तो हमारे पास एक पाथ होता है वो सिंपल होता है अगर तमाम वर्टिसेस जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, यानी हम एक पाथ अगर चला रहे हैं तो हम बार बार एक ही वर्टेक्स से नहीं गुजर रहे, एक ही बार उससे गुजर रहे हैं, तो ये हमारे पास सिंपल पाथ होता है। अब साइकिल क्या होती है? साइकिल इन a directed graph in a path contain at least one edge for which v नॉट is equal to v के, यानी जो v के है जो हमारा लास्ट वर्टेक्स है वो v नॉट के बराबर आ गया, यानी हम घूम घूम के वापस उसी वर्टेक्स के एंड पे पहुंच रहे हैं, तो ये एक साइकिल होती है। हैमिल्टोनियन साइकिल, हैमिल्टोनियन साइकिल वो होती है जिसके अंदर एवरी वर्टेक्स इन अ ग्राफ एग्जैक्टली वंस आप विजिट करते हो। ठीक है, उसके बाद इलेरियन साइकिल वो होती है जिसके अंदर एवरी एज ऑफ द ग्राफ आप एग्जैक्टली वन विजिट करते हो। तो यूक्लिडियन साइकिल जो है वो एजेस के लिए होती है और हैमिल्टोनियन साइकिल ये वर्टिसेस की होती है, यानी हर वर्टिस आपने विजिट करना है तो वो हैमिल्टोनियन होगी, हर एज आपने विजिट करी है तो वो यूलिडियन होगी। ठीक है, देयर आर ऑल्सो पाथ वेरिएंस, और भी ज़्यादा पाथ वेरिएंस हैं जो जिनके अंदर आपको स्टार्टिंग वर्टिस में वापस आना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ साइकिल में ही आप वापस आ रहे होते हैं। अगर साइकिल नहीं है तो ज़रूरी नहीं होता आप स्टार्टिंग वर्टिस पे वापस आएँ, फिर भी वो पाथ ही होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो साइकिल्स कौन कौन सी बनी है, अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 से हम 4 पे आते हैं, फिर 2 पे आते हैं, फिर वापस 1 पे आते हैं, तो ये एक साइकिल है 1 4 2 1। अब देखें 1 से 3 पे आते हैं, फिर 4 पे आते हैं, फिर 2 पे, फिर 1 पे, ये भी एक साइकिल है। 1 से 2 पे आते हैं, फिर 2 से वापस 1 पे आते हैं, ये भी एक साइकिल है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट साइकिल्स इस ग्राफ के अंदर बन रही हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो ए साइक्लिक होता है, अगर उसके अंदर कोई भी साइकिल नहीं है तो हम उसको बोलते हैं ये ए साइक्लिक ग्राफ है। ग्राफ कनेक्टेड होगा इफ एवरी वर्टेक्स कैन रीच एवरी अदर वर्टेक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर वर्टेक्स जो है वो किस उससे हम हर वर्टेक्स के ऊपर जा सकते हैं, एक ना एक एज बना हुआ है। जैसे अब ये ग्राफ जो है ये कनेक्टेड है या नहीं, ये हम कैसे देखेंगे? अब जैसे हम देखेंगे 1, क्या 1 से हम सब पे जा सकते हैं? 3 पे जा सकते हैं जी, 4 जा सकते हैं जी, 2 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक 1 के लिहाज से तो ये हमारा ठीक हो गया। अब 3 से देखते हैं, 3 से क्या हम 1 पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। 4 पे जा सकते हैं जी, जा सकते हैं। 2 पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। कनेक्टेड ग्राफ के लिए है कि हर वर्टेक्स से बाकी तमाम वर्टेक्स पे जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, तो वो कनेक्टेड ग्राफ होता है। अब एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिस जो ए साइक्लिक है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। और ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है एडजेंसी मैट्रिक्स और एक होता है एडजेसेंसी लिस्ट। यानी ग्राफ को बेसिकली हम वर्टेक्स की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, साथ में हम एडजेसेंसी देख रहे होते हैं कि एडजेसेंसी क्या है कि नहीं एक दूसरे के साथ। ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ एज कोई कनेक्ट हो रहा है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास g इज इक्वल टू वी एक ग्राफ है, ठीक है, जिसके अंदर n इज इक्वल टू वी, यानी n जो है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस के बराबर है और e जो है नंबर ऑफ एजेस के बराबर है। तो हम इज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो वर्टिसेस ऑफ g हैं वो इंडेक्स्ड हैं 1 से लेके n तक।
ठीक है। तो हमारे पास 1 से लेके n तक अगर वर्टिसेस आ रहे हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल वी एजेस हैं, ठीक है। अगर हमारा V1 तक एज है तो उसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे। अगर V1 से लेके V2 तक एज है तो उसकी जगह V1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, इसके इसके लिहाज से हम इसको फिल करते हैं, ठीक है। तो इसको फिल करने के लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि क्या हमारे पास 1 एज है। जी बिल्कुल है, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा 1 से 2 एज है। जी बिल्कुल है, तो हम यहाँ पर भी 1 पुट कर देते हैं। क्या 2 से 1 हमारा एज है? नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। क्या 3 से 1 हमारा एज है? 3 से 1 नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। क्या 3 से 2 एज है? जी बिल्कुल है, यहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं। क्या 2 से 2 हमारा एज बना हुआ है? कोई नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। क्या हमारा 3 से 2 कोई एज है? जी बिल्कुल है, यहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया कंडीशन कि क्या हमारा 3 से 3 एज है। 3 से 3 एज के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 3 से 3 कोई एज है हमारा। नहीं है, तो हम उसकी जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा 3 से 2 कोई एज, सॉरी, 2 से 3 कोई एज है। 2 से 3 हम देखते हैं कोई एज है। जी बिल्कुल है, यहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं। 1 से 3 हमारा कोई एज है। 1 से 3 बिल्कुल है, तो यहाँ हम 1 पुट कर देते हैं। इस तरह हमारा एडजेंसेंसी मैट्रिक्स फिल होता है। एडजेंसेंसी लिस्ट क्या होती है, उसके अंदर हम बस क्या करते हैं, तमाम वर्टिसेस का नंबर लिख देते हैं। जैसे 1 2 3, ये हमने यहाँ पर लिख दिया एडजेंसेंसी लिस्ट में। अब हम क्या करते हैं कि इनके आगे जो जो एजेस हैं वो तमाम इंक्लूड करते हैं। जैसे 1 से 1 की तरफ एज है तो 1 इंक्लूड हो गया। 1 से 2 की तरफ एज है, एक 2 इंक्लूड हो गया। 1 से 3 की तरफ एज है तो एक 3 इंक्लूड हो गया। अब 2 से देखते हैं, 2 से हमारा सिर्फ 3 की तरफ एज है तो 3 इंक्लूड होगा। 3 से हमारा सिर्फ 2 की तरफ आ जाए तो सिर्फ 2 इंक्लूड होगा। तो इस तरह हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट या एडजेसेंसी मैट्रिक्स की मदद से हम किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो होता है n बाय n मैट्रिक्स होता है, जहाँ पर हमारे पास v और w जो हमारे पास वर्टिसेस होते हैं वो 1 से लेके हम n तक कंसीडर कर रहे होते हैं। a v w यानी जो रिलेशनशिप होगा v और w का, यानी v हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल एक वर्टिस को W ले रहे हैं दूसरे वर्टिस को, वहाँ 1 पुट करेंगे अगर V से W एज है, और अगर नहीं है तो हम वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। एडजेंसेंसी लिस्ट जो होती है वो अरे होती है, जिसके अंदर एडजेंसेंसी लिस्ट में हम 1 से लेके n तक तमाम वर्टिसेस पॉइंटर्स डाल देते हैं। जहाँ पे V जो है हमारा 1 से लेके n तक जा रहा है, और जो 1 से लेके n तक यहाँ पर जा रहा है। एडजेंसेंसी ऑफ V यानी जो स्पेसिफिक 1 का या 2 का या 3 का स्पेसिफिक V का जो सेंसी होगा वो पॉइंट करेगा एक लिंक लिस्ट की तरफ। जैसे ये लिंक लिस्ट बनी हुई है कंटेनिंग द वर्टिसेस विच आर एडजेसेंट टू वी, जिन जिन की तरफ इसका एज होगा, जो जो इसके एडजेसेंट होंगे वो हम इसके अंदर इंक्लूड करते जाएंगे। जो एडजेंसी मैट्रिक्स है उसको स्टोरेज के लिए ओ एन स्क्वेयर चाहिए होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एन स्क्वेयर सेल्स हमारे बन गए, एन मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। तो एन स्क्वेयर टोटल हमारे पास स्टोरेज बन जाती है। जबकि एडजेसेंसी लिस्ट होती है उसके लिए हमें ओ ऑफ एन प्लस ई स्टोरेज चाहिए होती है। ओ ऑफ एन प्लस ई कैसे चाहिए होती है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस तो हमने लिखने ही है, वो तो एन के इक्वल हो गया, ठीक है। अब साथ में हमने एजेस भी साथ लिखने हैं, ठीक है। जो हमारे पास दूसरे वर्टिसेस हैं इन तरफ एज है तो वो ई आ गया। तो एन प्लस ई हमारे पास टोटल इसकी कम्प्लेक्सिटी होती है स्टोरेज की। अब हमारे पास ग्राफ ट्रेवर्सल का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट एल्गोरिदम ऑन ग्राफ से मोटिवेट करने के लिए हम ये कहते हैं कि एक प्रॉब्लम है कि हमें एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है जी वी ई, और एक सोर्स वेक्टर्स दिया गया है एस, ठीक है, जो कि वी से बिलोंग करता है, यानी तमाम वर्टिसेस के सेट से बिलोंग करता है एक सोर्स एस। तो लेंथ ऑफ अ पाथ इन अ ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस। लेंथ ऑफ अ पाथ क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस होंगे ऑन द पाथ, यानी उस पाथ पे जितने एजेस हैं वो उसकी लेंथ होगी। हमने शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है एस टू ईच अदर वर्टिस इन द ग्राफ, यानी हमारे पास एक वर्टिस है एस, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास एस है, हमने इससे हर दूसरे वर्टिस की तरफ शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो द फाइनल रिजल्ट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वे। रिजल्ट किस तरह होगा कि ईच वर्टेक्स वी जो होगा हमारा, उसको हम क्या करेंगे, डी वी उसके लिए स्टोर करेंगे। एक रे होगी जो कि डिस्टेंस होगी, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू वी। तो एस टू वी जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हम डी ऑफ वी में स्टोर कर देंगे। डी ऑफ एस जीरो होगा, एस से वापस एस आने के लिए तो हमें जो शॉर्टेस्ट पाथ पड़ रहा है वो जीरो पड़ रहा है, क्योंकि हम एस पे ही खड़े हैं तो वो हम जीरो स्टोर कर देंगे।
वी विल ऑल्सो स्टोर अ प्रीडिसेसर और पेरेंट, हम प्रीडिसेसर या पेरेंट भी स्टोर करेंगे। जैसे हम एस से वी पे गए थे तो हम वी के पेरेंट में एस स्टोर करेंगे कि वी से पीछे एस पे चले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे वी से आगे डब्ल्यू भी था, अब हमने एस से अगर डब्ल्यू पे जाना है, अब मुझे कैसे पता चलेगा मैं किस रास्ते से आया हूँ? तो मैं डब्ल्यू के पेरेंट में वी स्टोर करूंगा, फिर वी के स्टोरेज में एस, पेरेंट में एस स्टोर करूंगा, तो मुझे इस तरह डब्ल्यू से वापस वी और वापस एस का रास्ता पता चल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पेरेंट स्टोर करते हैं, जो कि पाई ऑफ वी में आता है, ठीक है। इसका नाम हमने पाई रख दिया। फर्स्ट एक्सटेंड अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ ही वॉक फ्रॉम वी बैक टुवर्ड्स एस, ताकि हमें वापस एस जाने का रास्ता पता चल जाए। तो हमारे पास जो पाई ऑफ एस आएगा, जो एस का पेरेंट आएगा, वो हम रखेंगे नील के इक्वल, ठीक है, क्योंकि उसकी पेरेंट की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी एस पर ही खड़े हुए हैं, हमें वापस एस पे जाने के लिए कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी एस पर ही मौजूद हैं। तो अब हमारे पास एक सिंपल ब्रूट फॉर्स स्ट्रेटजी इसकी यही है कि हम शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्या करते हैं कि हम सिंपली इनुमरेट करना शुरू कर देते हैं ऑल सिंपल पाथ स्टार्टिंग एट एस। सिंपल पाथ कौन सा होता है? जिसके अंदर तमाम वर्टिसेस डिफरेंट होते हैं, हम वो लेना शुरू कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने एस से स्टार्ट किया, अब मुझे एस से वी तक का रास्ता ढूंढना है, तो मैं सारे रास्ते ढूंढूं, पहले एस से यू जाऊं, फिर यू से डब्ल्यू जाऊं, फिर यू डब्ल्यू से वी जाऊं। एक पाथ मेरा ये निकल आया, मैंने स्टोर कर लिया, अच्छा इसकी लेंथ थी 3। फिर मैंने कहा एस से मैं डब्ल्यू जाऊं, फिर डब्ल्यू से वी जाऊं, इसकी पाथ की लेंथ बनी 2। फिर मैंने एक और देखा कि मैं एस से वी जाऊं, तो मैं बन गया 1। तो इस तरह मुझे पता चल गया, अच्छा ये मेरा शॉर्टेस्ट है, और मैंने इस तरह कैलकुलेट कर लिया। इस तरह मैं तमाम एजेस के लिए करता जाऊँ, ठीक है। लेकिन एन फैक्टोरियल सिंपल पाथ्स बन जाएंगे ग्राफ के अंदर अगर मैं ये वाला तरीका फॉलो करूंगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक फुली कनेक्टेड ग्राफ है जो इस फिगर में शो किया गया है, तो एन चॉइसेस होंगी हमारे लिए एस के लिए, ठीक है। एस के ऊपर हमने अगर आना है तो हमें उसके लिए एन चॉइसेस लेनी पड़ेंगी। एन माइनस वन चॉइसेस होंगी हमारे पास डेस्टिनेशन नोड के लिए। एन माइनस टू हमारे पास होंगी फर्स्ट हॉप एज इन द पाथ, यानी एक स्किप करके अगर मैं हॉप करके जाऊं तो एन माइनस टू इसके लिए बन जाएंगी। सेकंड हॉप वाले के लिए एन माइनस थ्री बन जाएंगी, और सो ऑन एन माइनस वन बन जाएंगी लास्ट लेग के लिए, जिससे हमारी एन फैक्टोरियल सिंपल पाथ बन जाते हैं। और ये हमारा एक फिजिबल मेथड नहीं है, तो इसके लिए हम फिजिबल मेथड देखेंगे, ठीक है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।